बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है वो हम देखें। यदि कोई अर्धशैल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अर्थात ऑक्सीकरण विभव होगा। और यदि अर्धशैल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो जो उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव कहलाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका मान या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही लिखा जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी तुलना में हम विभिन्न तत्वों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करते हैं और उन रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव को हम बढ़ते हुए मान के आधार पर व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 है, ठीक है। तो SHE के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो SHE है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपैरिजन में हम दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और उनको हम एक सीरीज के रूप में व्यवस्थित करते हैं। जो यह सीरीज होती है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यानी उनके लक्षण क्या क्या हैं, इस सीरीज में हम देखें लिथियम जो है वो टॉप पर है और हमारा फ्लोरीन जो है वो बॉटम पे है, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज में नीचे से ऊपर चलें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति यानी त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है। अब जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी विद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित करता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक रखता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, यानी विद्युत ऋणी प्रवृत्ति दर्शाता है। अब जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है उनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो हम सीरीज में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात लिथियम के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी, यानी इसका लिथियम का ऑक्सीडेशन होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है। तो लिथियम की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो लिथियम क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। अर्थात हम श्रेणी में नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचायक की प्रबलता बढ़ती है, यानी लिथियम प्रबल अपचायक होगा और जो फ्लोरीन है वो दुर्बल अपचायक होगा। लेकिन अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे आएँ
तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि अपचयित होने की प्रवृत्ति यानी रिडक्शन का नेचर बढ़ता है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक के रूप में प्रबलता बढ़ती है। तो फ्लोरीन जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है जबकि लिथियम दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी की सार्थकता उनके अनुप्रयोग देखें कि इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। सबसे पहले लिए हम ऑक्सीकारक अथवा अपचायक पदार्थों की श्रेणी का ज्ञान। अब कोई पदार्थ ऑक्सीकारक है, अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडक्टिंग एजेंट है, इसका हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिकतम मानक विभव E0 प्रदर्शित करते हैं वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। यानी हमने सीरीज में देखा कि ऊपर लिथियम है और नीचे फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिकतम है, अर्थात इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है। इसका मतलब है फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है और सबसे दुर्बल अपचायक पदार्थ है, जबकि लिथियम जो है दुर्बल ऑक्सीकारक है और सबसे प्रबल अपचायक पदार्थ है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है धातुओं का धन विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब जो धातु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का आसानी से परित्याग कर देते हैं, अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो उच्चतम धन विद्युतीय गुण या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दर्शाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि निम्नतम ऋण विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब जो अपने बाह्यतम कोश से कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो निम्नतम धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं या उच्चतम ऋण विद्युतीय होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या हम ये कह सकते हैं इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो निम्नतम धन विद्युतीय गुण यानी न्यूनतम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दर्शाते हैं, जबकि लिथियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दर्शाता है। तो लिथियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जबकि फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट अनुप्रयोग एप्लीकेशन हम देखें धातुओं का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा कि जिस धातु की आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी वह अन्य धातु को उसके आयनों से अवक्षेपित कर देगा। यानी हम ये कहें कि श्रेणी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में जो तत्व ऊपर विद्यमान है वो अपने नीचे विद्यमान तत्वों को उनके धातु आयनों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम कॉपर छीलन डालें यानी AgNO3 के विलयन में हम कॉपर छीलन डालें तो जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को अवक्षेपित कर देगा या विस्थापित कर देगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम Fe डालते हैं तो Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा या अवक्षेपित कर देगा। यही कारण है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो जो कील है वो कुछ समय बाद लाल हो जाती है और जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है वो हरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का होता है उसमें जब हम Fe की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं,
तो Fe जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और लोहे की कील पर कॉपर निक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण जो ये कील है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, यानी हमें कील लाल रंग की दिखाई देती है। इसके विपरीत अधातु तत्व जो श्रेणी में नीचे हैं, जैसे हमारा फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में नीचे हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे क्योंकि उनका नेचर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, तो वो अपने से ऊपर विद्यमान तत्वों को उनके विलयनों से विस्थापित कर देंगे। यानी फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो वह अपने ऊपर जो तत्व हैं उनके विलयन में से उन तत्वों को विस्थापित कर देंगे। जैसे हम देखें, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन के विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देता है और आयोडीन मुक्त हो जाती है। इसी तरह से क्लोरीन जो है ब्रोमीन के विलयन में से ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है और ब्रोमीन मुक्त हो जाती है। तो हम धातुओं के विस्थापन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आसानी से समझा सकते हैं कि जो तत्व जिनका इलेक्ट्रोड विभव अधिक है वो अपने से कम इलेक्ट्रोड विभव वाले आयनों के विलयन से धातु को विस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट ले हम इसका अनुप्रयोग धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना। अब जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो ऋणात्मक होगा, उस तत्व की तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। यानी जिन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो नेगेटिव है, तो वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इवन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक जो हैं ये तनु अम्ल यहाँ तक कि जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। परंतु कॉपर और सिल्वर जिनका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो इस आधार पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम बता सकते हैं कि कौन से धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखें हम, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में के आधार पर हम किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल होता है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जिस धातु का कैथोड बना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ रख देते हैं और इसी तरह से जिस धातु का एनोड बना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख देते हैं और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा E0 सेल या गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सेल का EMF ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग है रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना का ज्ञान। यानी कोई रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होगी कि नहीं होगी ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर बता सकते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन देखें, कॉपर जिंक से रिएक्ट करके कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाता है और जिंक निक्षेपित हो जाता है। अब इसके लिए जो अभिक्रिया सेल होगा वो क्या होगा, Cu इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर आयन, फिर इसी तरह से जिंक आयन इन कॉन्टैक्ट विद जिंक, और ये दोनों जो हैं अर्ध सेल हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या हम ये कह सकते हैं कि पोरस वॉल से एक दूसरे से सेपरेट है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल को, Cu वर्टिकल लाइन Cu2+, फिर पैरेलल वर्टिकल लाइन Zn2+, फिर वर्टिकल लाइन Zn। ठीक है,
तो यहाँ जो कॉपर जो है वो एनोड का कार्य कर रहा है और जिंक जो है वो कैथोड का कार्य कर रहा है। यानी हम इसको पहचानने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लें, LOAN, लॉन। लॉन यानी लेफ्ट में जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम एनोड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो नेगेटिव होता है। तो हम लेफ्ट में यहाँ कॉपर से कॉपर, जो कॉपर है वो Cu2+ में परिवर्तित हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर एनोड होगा, इसको हम लेफ्ट में लिखते हैं सेल के, ठीक है। और ये एनोड की तरह कार्य करेगा और इस पर जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम कैथोड और एनोड इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख देते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखने पर हमें जो ई सेल है वो मान हमें प्राप्त हो रहा है -1.10 वोल्ट। अब यहाँ ई सेल जो है वो नेगेटिव है, अर्थात ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि जिस सेल का ई सेल पॉजिटिव होगा वो ही रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि हम इसको उल्टा कर दें, यानी अब हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, यानी Cu2+ जिंक से अभिक्रिया करके Cu और Zn2+ बना रहे हैं, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक को तो हम एनोड बना देंगे और कॉपर को कैथोड बना देंगे। तो यहाँ ई सेल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कॉपर आयन के विलयन में जिंक की छड़ डाल दें तो कॉपर की धातु अवक्षेपित होगी, यानी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। नेक्स्ट हम ले धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करते हैं और हम आसानी से धातु को अवक्षेपित या निष्कर्षित कर सकते हैं। जैसे अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनके लवणों के विलयनों में से विस्थापित कर देते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो अधिक सक्रिय धातु है और जो नीचे है वो कम सक्रिय धातु है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर देखते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है उसमें अगर हम कॉपर डालें तो जो सिल्वर है वो अवक्षेपित हो जाएगा और हम सिल्वर को पृथक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल्वर की धातु का निष्कर्षण सिल्वर के रूप में कर लेते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग ले हम धात्विक ऑक्साइड का तापीय अपघटन। अब धात्विक ऑक्साइड स्थायी है या अस्थायी है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर समझा सकते हैं। धातु का जो के ऑक्साइड है उनका स्थायित्व, जो स्टेबिलिटी है वो धातु के धन विद्युतीय गुण पर निर्भर करती है। अगर धन विद्युतीय गुण बढ़ता है तो स्थायित्व बढ़ता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा जो टॉप पर है, जैसे लिथियम जो है सबसे ऊपर है, तो टॉप ऊपर से हम नीचे आते हैं तो धन विद्युतीय गुण कम होता है। अगर हमारा धन विद्युतीय गुण कम होगा तो स्थायित्व भी, धातु ऑक्साइड का स्थायित्व भी घटेगा। तो जो लिथियम है उसके ऑक्साइड का स्थायित्व अधिक होगा, जबकि सिल्वर के ऑक्साइड और मरकरी के ऑक्साइड का स्थायित्व कम होगा। तो सिल्वर या मरकरी के ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं तो वह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, क्योंकि इनका स्थायित्व कम होगा, क्योंकि इनका धन विद्युतीय गुण कम होता है। नेक्स्ट हम ले धात्विक ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Fe है, आयरन जो है उसके नीचे जो धातु है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन के नीचे जो धातुएं हैं उन धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर धातु मुक्त करते हैं। जैसे Fe जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके Fe की जो ऑक्साइड है Fe3O4 वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अपचयित हो जाते हैं और आयरन के रूप में मुक्त हो जाते हैं, धातु के रूप में मुक्त होंगे। इसी तरह से Fe के नीचे कॉपर आता है, कॉपर का ऑक्साइड CuO जो है वो हाइड्रोजन से अपचयित होकर Cu में मुक्त हो जाता है, Cu धातु के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से जो Fe और उसके नीचे के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
जो Fe धातु है और उससे नीचे स्थित धातु हैं वो सब उनके ऑक्साइड जो हैं वो हाइड्रोजन से अपचयित होकर धातु के रूप में मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट ले हम कोरोजन ऑफ मेटल्स, धातु का संक्षारण। धातु वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा क्षय होता है धातु का, तो यह है हमारा कोरोजन कहलाता है। यानी धातु का डिटोरिएशन वायु, एयर या केमिकल्स के थ्रू जो डिटोरिएशन होगा वो, या डिके होना, वो हमारा कोरोजन कहलाता है। जैसे लोहे की छड़ को अगर हम, या लोहे के आर्टिकल को अगर हम बाहर खुला रख दें, वायुमंडल में खुला रख दें, तो उस पर जंग लग जाता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या कहलाएगा? कोरोजन। इसमें जो कोरोजन में है, लोहे की परत हटती जाती है और लोहे का क्षय या डिके होता जाता है। कोरोजन के प्रक्रमण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर हम कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कोरोजन रुक जाता है। यानी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो आयरन जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील धातु हैं और नीचे जो है वो कम क्रियाशील धातु हैं। तो आयरन से नीचे की कोई धातु का हम इसमें कोटिंग कर देते हैं। जैसे टिन जो है वो कम क्रियाशील धातु है आयरन की तुलना में, तो हम टिन की कोटिंग कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बलिदानी सुरक्षा द्वारा भी संक्षारण को रोक सकते हैं। यानी हम अधिक क्रियाशील धातु की इस पर कोटिंग कर देते हैं। जैसे हम आयरन पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे जिंक का क्षय हो जाता है, डिके हो जाता है, और हमारा जो आयरन है वो बचा रह जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि जिंक की परत अगर की कोटिंग अगर कहीं से हट भी जाती है तो भी आयरन का डिके नहीं होता है। जबकि टिन के साथ ऐसा है कि अगर टिन की कोटिंग हट जाएगी तो आयरन का डिके होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आयरन को हम कोटिंग करके या बलिदानी सुरक्षा द्वारा कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस थी। थैंक यू।